पुराना शहर वाराणसी थमसा गया था। घाट सूने पड़े थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। हवा, जो आमतौर पे धूप और मंत्रों से भरी रहती थी, एकदम खामोश थी। साल था 2020। हर गली, हर नुक्कड़, हर मंदिर, सब कुछ वीरान था। दुनिया एक महामारी की चपेट में थी। हर देश, हर शहर, हर इंसान इस अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा था। एक नया वायरस कोविड-19 ने मानवता को घुटनों पर ला दिया था। अस्पताल भरे हुए थे, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा था। डॉक्टर ईशान मेहरा को अपने पुश्तैनी घर के शांत एकांत में सुकून मिला। ये घर उनके लिए एक शरण स्थली बन गया था, जहां वे अपने विचारों में खो सकते। एक जाने माने वायरोलॉजिस्ट, वह इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी सारी वैज्ञानिक जानकारी और अनुभव भी इस वायरस के सामने बेबस थे। लाइब्रेरी और रिसर्च की जगहें बंद थीं। उनके पास कोई साधन नहीं था जिससे वे इस महामारी का हल ढूंढ सकें। फिर भी वाराणसी जैसे प्राचीन शहर में आधुनिक विज्ञान से परे खजाने थे। यह शहर अपने आप में एक जीवित इतिहास था। एक उमस भरी दोपहर, अपने दादा के सामान से गुजरते हुए ईशान को एक पुराना ग्रंथ मिला। यह ग्रंथ धूल से ढका हुआ था, लेकिन इसके अंदर छुपे रहस्य को महसूस किया जा सकता था। चमड़े में जरा, इसके पन्ने फीके संस्कृत श्लोकों से भरे हुए थे। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था, एक नया रहस्य उजागर करता था। लिपि प्राचीन थी, भाषा पुरातन। ये ग्रंथ एक समय की बात करता था जब विज्ञान और आध्यात्म एक साथ चलते थे। ये प्राचीन महामारी और उसके छुपे इलाज की बात करता था, जो आज भी प्रासंगिक हो सकता था। ईशान की नब्ज तेज हो गई। क्या यह ग्रंथ वास्तव में उस समय की महामारी का इलाज बताता था? ग्रंथ में कोविड-19 के समान ही एक महामारी का वर्णन था। यह वर्णन इतना सटीक था कि ईशान को यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक लेख से ज्यादा कुछ हो सकता है? क्या यह ज्ञान महामारी को समाप्त कर सकता है? क्या इसमें महामारी की कुंजी है? उसे वैज्ञानिक और इंसान की जिम्मेदारी निभानी थी। ग्रंथ में चित्र और विवरण थे, एक खजाना जो सही हाथों में चमत्कार कर सकता था। ग्रंथ बंद करते ईशान ने गहरी सांस ली। ये एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। ग्रंथ लगभग 300 साल पहले के समय की बात करता है। ये एक ऐसा समय था जब विज्ञान और चिकित्सा की सीमाएं आज की तुलना में बहुत सीमित थीं। एक अजीब बीमारी पूरे विश्व में फैल गई थी। ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि लोग समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। ये बुखार और खांसी से शुरू होकर गंभीर रूप लेती। बीमारी जल्दी ही सांस की समस्या और मौत का कारण बनती। जाना पहचाना लगता है ना? यह एक विकृत दर्पण में देखने जैसा था, जो उनके अपने समय को दर्शाता था। ये मानो एक भयानक सपना था जो कभी खत्म नहीं होता। ग्रंथ में बीमारी के फैलाव का वर्णन था। इसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती थी। इसमें हवा द्वारा ले जाए जाने वाले बीमारी के अदृश्य बीजों की बात की गई थी। यह अदृश्य दुश्मन हर जगह था। लोग डर से अपने घरों में बंद थे। बीमारी कब और कहां से आएगी, ये जान नहीं पाते थे। वर्णन दुख और निराशा से भरे थे, लेकिन उम्मीद भी थी। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ग्रंथ ने एक इलाज की ओर इशारा किया। यह इलाज एक रहस्य की तरह था, जिसे खोजने के लिए बहुत साहस और धैर्य की जरूरत थी। पश्चिमी घाट के सबसे घने जंगलों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ जड़ी बूटी में इस बीमारी से लड़ने की कुंजी थी। यह जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ और कीमती थी। ये एक खतरनाक यात्रा थी, चुनौतियों से भरी। जंगल में कई खतरनाक जानवर और विषैले पौधे थे। ईशान जानता था कि सफलता के लिए उसे मदद की जरूरत थी। उसे प्राचीन ग्रंथ को समझने के लिए मदद की जरूरत थी। यह ग्रंथ बहुत ही जटिल और पुरानी भाषा में लिखा हुआ था। उसे प्राचीन भाषा और रहस्यों के जानकार की जरूरत थी। कठिनाइयों के बावजूद ईशान ने हार नहीं मानी। अंततः उसने जड़ी बूटी खोजकर गांव में इलाज शुरू किया। धीरे धीरे लोग ठीक हुए और गांव में खुशहाली लौट आई। ग्रंथ सुरक्षित रखा गया, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सीख और साहस व धैर्य की यादगार कहानी बनकर। अनन्या रॉय एक प्रसिद्ध भाषाविद थीं, जो प्राचीन भारतीय भाषाओं की विशेषज्ञ थीं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इन भाषाओं के अध्ययन और संरक्षण में बिताया था। दिल्ली में रहने वाली जब ईशान ने उनसे संपर्क किया, तो वह उत्सुक हो गई। ईशान एक पुरातत्वविद थे, जो एक प्राचीन ग्रंथ पर काम कर रहे थे। लॉकडाउन ने उन्हें उनके अपार्टमेंट तक सीमित कर दिया था। उनका रिसर्च रुक गया था। वह अपने काम को लेकर चिंतित थीं और एक नई चुनौती की तलाश में थीं। यह एक वास्तविक जीवन के रहस्य में उतरने का अवसर था। एक ऐसा रहस्य जो उनके ज्ञान और विशेषज्ञता की मांग कर रहा था।
ईशान ने ग्रंथ का विवरण साझा किया। यह एक दुर्लभ और प्राचीन दस्तावेज था जिसमें महामारी के बारे में जानकारी हो सकती थी। ग्रंथ एक पहेली थी जिसे सुलझाने की भीख मांगी जा रही थी। इसमें छिपे रहस्यों को उजागर करना अनन्या के लिए एक चुनौती थी। वह मदद करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने केरल में मिलने का फैसला किया, जो पश्चिमी घाट की सीमा से लगा राज्य है। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा जोखिम से भरी थी। यात्रा प्रतिबंध लागू थे, लेकिन यह जोखिम उठाना जरूरी था। वायरस का डर सर्वव्यापी था। हर कोई अपने घरों में बंद था, लेकिन अनन्या और ईशान के पास एक महत्वपूर्ण मिशन था। दुनिया इलाज की उम्मीद कर रही थी। अनन्या और ईशान के पास एक प्राचीन गुप्त नक्शा था जो उनका मार्गदर्शन कर सकता था। अनन्या और ईशान ने जंगल के घने इलाकों में अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। अंततः वे एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक पहुंचे। ये वही स्थान था जिसका उल्लेख ग्रंथ में किया गया था। खंडहरों के भीतर उन्होंने एक गुप्त कक्ष खोजा। कक्ष में प्राचीन कलाकृतियां और दस्तावेज थे। ईशान ने अपने निष्कर्षों को दर्ज किया। अनन्या ने आर्टिफैक्ट्स की जांच की। ईशन और अनन्या दोनों दुनिया को बचाने वाली जानकारी लेकर लौटे। औषधि का सूत्र स्पष्ट था, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी थी। यह केवल तभी काम करेगा जब मानवता अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को बदल दे। ग्रंथ ने समझाया कि मौन तूफान केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि प्रकृति का संतुलन पुनः स्थापित करने का तरीका था। लालच, वनों की कटाई और पर्यावरण के शोषण ने इस तूफान को जागृत किया था। जैसे ही वे इसे समझ रहे थे, बाहर से कदमों की गूंज सुनाई दी। फार्मावेद के लोग वहां पहुंच चुके थे। एक कठिन निर्णय, तनावपूर्ण मुठभेड़ में विक्रम मल्होत्रा ने उन्हें धन और सुरक्षा का वादा किया। ईशान ने मना कर दिया, लेकिन विक्रम खाली हाथ लौटने के मूड में नहीं था। अनन्या ने फुसफुसाया, देखो, वैद्य के हाथ में क्या है। चित्र में वैद्य ने एक छोटी सी शीशी पकड़ी हुई थी। ये संकेत था। उन्होंने आर्टिफैक्ट्स की जांच की और एक गुप्त कक्ष में औषधि की एक मूल शीशी पाई। अनन्या ने शीशी को तोड़ने की धमकी दी, जिससे विक्रम को पीछे हटना पड़ा। इन दोनों ने औषधि साझा की, लेकिन मुहिम जारी रखी। औषधि ने सिर्फ उन्हीं पर असर किया जो इसके गहरे संदेश को अपनाने को तैयार थे। दुनिया धीरे धीरे ठीक हो रही थी। ग्रंथ के अंतिम शब्द हमेशा उनके साथ रहे। मौन तूफान अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।